बात करेंगे लेप्रेसी यानी कि कुष्ठ रोग की। कैसे पता चलता है कि आपको कुष्ठ रोग हो गया है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री उसके द्वारा ये बीमारी फैलती है और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और मुख्य रूप से यह इन्फेक्शन शरीर की नसों, हाथ, पैरों, नाक की परत और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसको प्रभावित करता है। देखिए, शुरुआती लक्षण इसके और जो संकेत हैं वो पहचानने मरीज के लिए मुश्किल होते हैं। कुष्ठ रोग के कुछ और लक्षण भी हैं, जैसे जोड़ों में दर्द हो सकता है, त्वचा पे दबाव देने से त्वचा पे हरकत महसूस नहीं होती। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, आज हम बात करेंगे लेप्रेसी यानी कि कुष्ठ रोग की। पुराने ज़माने में तो इसे कोढ़ के नाम से भी जानते थे और साथ ही साथ इसे छुआछूत की बीमारी भी कहते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये होता क्यों है, इसके क्या कारण हैं होने के, और कैसे पता चलता है कि आपको कुष्ठ रोग हो गया है? एक इसमें बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, उसके द्वारा ये बीमारी फैलती है और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जैसे बैक्टीरियल बाकी इन्फेक्शन हो जाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है, न्यूमोकोकस है, एस्कीरिया कोलाई है, सारे बैक्टीरियाज हैं, उसी तरह ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और मुख्य रूप से यह इन्फेक्शन शरीर की नसों, हाथ, पैरों, नाक की परत और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसको प्रभावित करता है। हालांकि कुछ रोग नसों को हमारे क्षतिग्रस्त कर देते हैं और त्वचा में घाव और मांसपेशियों में कमजोरी पैदा कर देते हैं। इसलिए इसको पहले जानकारी के अभाव में और अंधविश्वास के चलते इसको छुआछूत का रोग माना जाता था। लोग समाज से उसका बहिष्कार कर देते थे। ऐसा अब कुछ नहीं रहा। तो अब क्योंकि हमने विज्ञान ने काफ़ी तरक्की कर ली, अब हमें पता है कि इस स्पेसिफिक माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से ये एक सिंपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। हाँ, देखिए, कुष्ठ रोग जो अन्य फैलने वाले रोग और संक्रमणों के मुकाबले में कम संक्रामक होता है। जो अन्य लोग, जैसे देखिए, कई बीमारियां हैं, जो कॉमन कोल्ड का वायरस है वो तो बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। इसी तरह मीजल्स, जितने वायरल डिजीजेज हैं वो बहुत ज़्यादा कंटेजियस होते हैं, एक दूसरे से फैलते हैं। हालांकि बैक्टीरियल जो ये डिजीजेज हैं बहुत कम फैलती हैं एक दूसरे से, तो फैलाव बहुत कम संक्रामक होता है। तो इसके सबसे ज़्यादा कारण होते हैं त्वचा पे घाव बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें सनसनी की कमी हो जाना। अगर आपको कुष्ठ रोग है, कहीं त्वचा में आपको घाव दिखता है और उसमें सेंसेशन कम हो जाए, अगर आप सुई चुभोएं या दबाएं तो उसमें कम सेंसेशन हो, तो वो कुष्ठ रोग का साइन है। ये कितने प्रकार का होता है? ये जो कुष्ठ रोग है, इसको हम सिंपली दो तरह से इसको हम कर सकते हैं, एक ट्यूबरकुलॉइड और एक लेप्रोमेटस। ये दो तरीके में हम इसको बांट सकते हैं। ज्यादातर कुष्ठ रोग दोनों का मिक्सचर होते हैं, लेकिन फिर भी हम मैक्सिमम दो तरह के इसको बता सकते हैं, और दोनों ही स्किन पे घाव बनाते हैं। लेकिन लेप्रोमेटस जो होता है वो गंभीर संक्रमण होता है, वो सीरियस डिजीज होती है, और कई हिस्सों में मांस बढ़ने लग जाता है, गांठ बन जाती है लेप्रोस, जो हमारा लेप्रोमेटस है उसमें। ठीक है, और इसके जो सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सिम्टम्स कैसे होते हैं, क्या 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 दिखता है? देखिए, शुरुआती लक्षण इसके और जो संकेत हैं वो पहचानने मरीज के लिए मुश्किल होते हैं। हमें ये लगता है कि स्किन में कुछ हो गया, हल्का सा कोई दाग हो गया, घाव हो गया, तो इंसान इसको इग्नोर कर लेता है। लेकिन जो पैच है, जो घाव है, वो धीरे धीरे विकसित होता है, बड़ा हो जाता है, और इन लक्षणों को विकसित होने में लगभग 1 साल का समय लग जाता है। और साल बाद जब इसमें क्या क्या शुरुआती लक्षण हैं वो मैं समझा देता हूं, ताकि आम आदमी को ये लग जाए कि मेरे स्किन पे जो है पैच, क्या ये कुष्ठ रोग हो सकता है। तो सबसे पहली बात, वो सुन्न होगा, और कोई स्किन की ऐसी डिजीज नहीं होती जिसमें सेंसेशन में कमी आ जाए। सिर्फ लेप्रेसी ऐसी डिजीज है जिसमें सेंसेशन में कमी आती है, सुन्नपन आ जाता है उस चमड़ी के घाव पे। ये पक्की निशानी है इसकी।
और तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। जहां घाव पे और साथ किसी भी त्वचा पे सेम टेम्परेचर होगा, गर्म नहीं होगा। और एक बात और है, अब सेंसेशन कम हो गई तो कोई टच भी करेगा तो मरीज को महसूस नहीं होता। आपने वहां घाव पे हाथ लगाया तो मुझे महसूस नहीं होगा अगर मुझे वो है। और सुई या पिन अगर आप लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि सुई अब कुछ सुइयां चुभ रही हैं वहां पे। ये इसके लक्षण हैं। इसके साथ साथ कुष्ठ रोग के कुछ और लक्षण भी हैं, जैसे जोड़ों में दर्द हो सकता है, त्वचा पे दबाव देने से त्वचा पे हरकत महसूस नहीं होती, और हमारी जो नसें हैं वो डैमेज कर देता है ये लाइको बैक्टीरिया है जो हमारा माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसी के साथ साथ जो हमारी स्किन है उस पे फोड़े या चकते बन जाते हैं, हमारे शरीर का वजन कम हो जाता है, और त्वचा पे कई बार फफोले भी बन जाते हैं और उनमें दर्द नहीं होता। इसी के साथ साथ त्वचा बिल्कुल सपाट होती है और पीले रंग की हो जाती है या धब्बे बन जाते हैं पीले रंग के। और आंखों संबंधी कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। आंखों संबंधी जो परेशानियां हैं उसमें आंखों में सूखापन आ जाता है, और पलक की जो झपना, ब्लिंकिंग ऑफ द आईज है, वो कम हो जाती है, क्योंकि नसें वीक हो जाती हैं या नसें खराब हो हमारी डैमेज होती हैं, इसलिए ऐसे सिम्टम्स आते हैं। और बालों में भी बाल झड़ जाते हैं। ये सारे सिम्टम्स हमारे कुष्ठ रोग में आ जाते हैं। जी, क्या कोई एज ग्रुप भी होता है कि उसी एज ग्रुप में होता है, या ये कभी भी हो सकता है पूरे जीवन में? ये बचपन से लेके बुढ़ापे तक कभी भी हो सकता है, पूरे जीवन में कभी भी हो सकता है। और इसमें बात एक है, जो असली सवाल हमारे पास आता है कि डॉक्टर के पास कब जाएं, कब दिखाना चाहिए। तो देखिए, कुष्ठ रोगी को जब भी ये लगे कि मुझे यहाँ कोई, जब आपको ये लगे कि स्किन के कुछ हिस्से में सेंसेशन कम हो गई है, तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास दिखा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मल्टी ड्रग थेरेपी आजकल यूज हो रही है मॉडर्न मेडिसिन में, और वो काफ़ी इफेक्टिव है और वो बिल्कुल ठीक कर देती है इसको। अब देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें इवन हम मॉडर्न मेडिसिन को एडवोकेट करते हैं। तो ये लेप्रेसी या कुष्ठ रोग कुछ ऐसा है जिसमें मॉडर्न मेडिसिन की मल्टी ड्रग जो रेजीम है वो काफ़ी कारगर है। तो त्वचा में जब भी सनसनी हो, झुनझुनी का कम महसूस होना, त्वचा मोटा हो जाना, या मांसपेशियों में कमजोरी आ जाए और हाथ पैर सुन्न हो जाएं, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी वंदना जी। क्या ये अनुवांशिक रोग है, पैतृक रोग जिसे कहा जाता है? हेरिडिटी, जेनेटिक या अनुवांशिक रोग, देखिए इसके बारे में कुछ अभी हमारे पास ऐसा कोई कंक्रीट डाटा नहीं है, तो बड़ा इसको अभी रिसर्च पे ही हम लगे हैं। इसकी जानकारी बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको नहीं हम दे सकते। क्या इसको घर में रह करके भी ठीक किया जा सकता है? घरेलू उपाय भी हैं इसके कोई? अगर तो आपको डेवलप हो गया तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें घरेलू उपचारों से बेहतर ये रहता है कि आप साथ साथ एंटीबायोटिक लें, या फिर इसकी कुछ खास दवाइयां हैं मॉडर्न मेडिसिन में, डेप्सोन, रिफेम्पिन और क्लोफेजामीन और मिनॉक्साइक्लिन, ओफ्लॉक्सासिलिन, इसका कम्बिनेशन दवाइयां दी जाती हैं। तो आप अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर कर लें, उसके बाद ही अगर आप चाहें तो। वैसे तो देखिए, इसमें होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में भी दवाइयां हैं, लेकिन हमारी सलाह ये है कि अगर आप ये कि सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए, और अगर वो इजाज़त दें तो हम उसके बाद हम उसके बिना, हाँ एक बात और, एक हमने मिस किया है कि इस रोग के बढ़ने की आशंका किन कारणों से होती है, क्या ऐसी चीज़ें हैं, किन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है। तो जोखिम जो है इसमें रिस्क फैक्टर्स हैं बेसिकली। तो जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ ये देखा गया है कि लेप्रेसी ज़्यादा दिख जाती है। और अगर कोई संक्रमित लोग हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ है, संक्रमित लोग हैं घर में, वहाँ शारीरिक संबंध अगर बनते रहेंगे तो वहाँ ये रिस्क ज़्यादा इसका बढ़ जाता है। और कुपोषण, गरीब जहाँ कई लोग हैं जहाँ खाना पेट भर नहीं मिलता या सही बैलेंस डाइट नहीं मिलती, वहाँ भी इसमें ज़्यादा आ जाता है। और देखिए, लैक ऑफ हाइजीन, अगर लंबे समय तक आप नहा ही नहीं रहे हैं, लंबे समय तक बिस्तर की चादर नहीं बदल रहे हैं, या फिर पॉल्यूटेड पानी में, नदी में या तालाब में गंदे पानी में नहाना, वहाँ से ये स्किन पे लग जाता है। तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमें अवॉइड कर लेने चाहिए।
क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि जिससे ये हो ही ना? बिल्कुल यही सावधानियां हैं कि हम अपनी जो पर्सनल हाइजीन है उसको बिल्कुल साफ रखें। पर्सनल हाइजीन में अपने शरीर का पूरा ख्याल रखें, बाल समय से कटवाएं, नाखून समय से कटवाएं, रोजाना दिन में कम से कम 1 बार या 2 बार नहाएं, नहाते वक्त साबुन का इस्तेमाल करें, मिट्टी से दूर रहें, बहुत पॉल्यूशन वाले इलाकों से दूर रहें और घर में साफ सफाई पूरी होनी चाहिए। देखिए, जब घर कच्चे थे तो रोज हमारे घर में गोबर का लेप होता था। अब घर पक्का है तो रोज सफाई होना लाजमी है। मोटे कारपेट्स और मोटे पर्दों से अगर हम बच पाएं तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि खिड़कियों वाले घर चाहिए भारत में, क्रॉस वेंटिलेशन हो जहां उसका ये फायदा रहता है। हम उस पे अगर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। हमारी होम्योपैथी में भी इसकी बड़ी अच्छी दवाइयां हैं और बिल्कुल सही इसका इलाज हो जाता है। तो हाँ, एक बात और, इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस में एक तो लॉस ऑफ सेंसेशन है, एक फेलियर ऑफ ऑर्गन्स है। कुछ ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। अगर ये बीमारी एडवांस्ड हो जाए तो हमारे कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनीज फेल हो जाती हैं या इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाता है। इसी तरह आंखों के इन्फेक्शन आ जाते हैं और शारीरिक काफ़ी कमज़ोरी आ जाती है इसमें। तो ये इसकी दवाइयाँ। इसके साथ साथ मैं आपको होम्योपैथिक दवाइयाँ बता देता हूँ इसकी। सल्फर है, ग्रेफाइटस है, पेट्रोलियम है, रस्टॉक्स है, सिक्यूटा विरोजा है, एलो है और ब्लाटा ओरिएंटालिस है। ये कुछ दवाइयाँ हैं। और होम्योपैथिक दवाइयाँ, देखिए, क्योंकि होम्योपैथी में हमारा जो सिद्धांत है वो पूरे शरीर को ठीक करना है, ना कि सिर्फ कुछ रोग को ठीक करना है। तो उसमें यही सलाह होती है कि आप अपने घर के नज़दीक या अपने किसी भी डॉक्टर से होम्योपैथी में टेली कंसल्ट द्वारा पूरा केस डिस्कस करके ही इलाज करवाएं। बिल्कुल, हम भी यही सलाह देते हैं कि सबसे पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें, उसके बाद ही कोई दवाई लें, उससे पहले ना लें। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। सभी को नमस्कार। फिर से अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।